हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं बिजनेस सर्विसेज वाला, उसका है आज हमारा लेक्चर नंबर 4। और हम अभी भी कर रहे हैं बैंकिंग सर्विस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शंस ऑफ बैंक पढ़ लिया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि बैंक क्या क्या काम करती है और क्या क्या टाइप्स के बैंक होते हैं। ठीक है, अभी आज आगे हमें आज पढ़ना है ई बैंकिंग सर्विस के बारे में, कि जो हम बैंकिंग सर्विस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं बैंक के साथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, पैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं, या तो फिर किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, चेक बुक रिक्वेस्ट करते हैं हम, बाकी हम क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हमने आगे पढ़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अब ये सारे ही जो ट्रांजैक्शन है, उसमें से काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हमें फिज़िकली बैंक में जाके नहीं करने पड़ते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ई बैंकिंग। अब इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इंटरनेट यूज़ करके उसे हम वो ट्रांजैक्शन को कर लेंगे। हमारे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रहता है बैंक का, ठीक है, हमारे अकाउंट का, जिससे हम लॉगिन करते हैं बैंक में। एंड फिर हम क्या करते हैं, हमें जो भी ट्रांजैक्शन करना है हम कर सकते हैं। हम किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक बुक का एप्लीकेशन कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाली है ई बैंकिंग सर्विस में। लेकिन अभी ई बैंकिंग सर्विस में हम यहाँ पे उन लोगों ने हमें टॉपिक वाइज दिया गया है कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें बैंक में फ़िज़िकली नहीं जाना पड़ता, और हम इंटरनेट के थ्रू या हम कोई मशीन यूज़ करके हम वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ई बैंकिंग सर्विस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल बैंकिंग। ये आपको वर्ड याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एंड उसे वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। नाउ ई बैंकिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स। नाउ अंडर ई बैंकिंग द बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंप्यूटराइज। देखिए बैंकिंग ऑपरेशंस कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटराइज किए जाते हैं। नाउ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग आर एज फॉलोज। अब ई बैंकिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, जिसे हम एटीएम बोलते रहते हैं हमारी जनरल लैंग्वेज में, रूटीन लैंग्वेज में। ठीक है, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये एटीएम्स तो हम हर कोई ने यूज़ कर ही लिया है आज की लाइफ में, बराबर। हम क्या करते हैं, एटीएम हम मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, पैसे विड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बैंक हमें एक कार्ड इश्यू करती है, वो कार्ड लेके हम क्या करते हैं, उस मशीन में हम वो कार्ड डालते हैं, हमें जो पिन नंबर दिया हुआ होता है वो हम डालते हैं, एंड उसके बाद हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम काफ़ी सारे और भी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कैश विड्रॉवल का आता है, मिनी स्टेटमेंट का आता है, पासवर्ड चेंज का आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस वहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। तो वो सर्विस भी हम एटीएम में जाके यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अभी और एक चीज़ क्या होती है एटीएम के बारे में। अब सारे एटीएम में तो नहीं, लेकिन कोई कोई जगह पे कैश डिपॉजिट की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जहाँ पे जाके हम हमारे पास जो कैश है उसे उस मशीन के थ्रू डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी हर एटीएम में अवेलेबल नहीं होती है, कहीं कहीं पे ही अवेलेबल होती है। चलिए देखते हैं। द एटीएम्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच आर ऑपरेटेड बाय द कस्टमर। क्या होगा यहाँ पे, कस्टमर खुद ही इसे ऑपरेट करेगा। ठीक है, कोई बैंक का पर्सन नहीं होगा, हम खुद ही ऑपरेट करते हैं एटीएम को। हम एटीएम्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच आर ऑपरेटेड बाय कस्टमर ऑन हिज ओन टू विड्रॉ और डिपॉजिट मनी। विड्रॉ करने के लिए भी हम करते हैं या डिपॉजिट करने के लिए भी हम करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स सच एज बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफ़र मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक और बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा। बाकी सारे ये अदर ऑप्शंस जो है वो भी हम अवेल कर सकते हैं वहाँ जाके। Nowadays ATM also provides facility of cash deposit through CDM, कैश डिपॉजिट मशीन्स।
कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहीं पे जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो क्या होता है, हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमने देख लिया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम वाला। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड्स। दूसरा हम पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, हमारा कहीं पे अकाउंट है किसी बैंक में, तो अब हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस होती है, वो सेटिस्फाई होने के बाद उस पर्सन को क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो पर्सन लेने के लिए लायबल हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब क्रेडिट कार्ड किसी पर्सन को मिलता है तो क्रेडिट कार्ड जब वो यूज़ करता है तो वो जो पैसे यूज़ होते हैं उस टाइम वो बैंक के होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ बिल आता है क्रेडिट कार्ड का, जो बिल पे कर देना होता है कस्टमर को ऑन टाइम पे पे करना होता है, नहीं तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। जबकि डेबिट कार्ड के केस में क्या होता है, पर्सन का जो अकाउंट है वो अकाउंट का ही बैलेंस यूज़ होता है जब भी पर्सन डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा है तभी। मान लो हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, अब शॉपिंग करते टाइम हमने क्या किया, कार्ड यूज़ करके शॉपिंग किया। अगर हमने डेबिट कार्ड यूज़ करके शॉपिंग किया हुआ है तो क्या होता है, हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उसमें से वो शॉपिंग के पैसे हमारे कट जाते हैं। मतलब कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होता है, अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम बैंक का पैसे यूज़ कर रहे हैं और हम ट्रांजैक्शन करते हैं, शॉपिंग करते हैं या व्हाटएवर जो भी पेमेंट हम करते हैं वो, फिर क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ जब बिल आता है तो हमें बैंक को पैसे दे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इज़ अ पेमेंट कार्ड, इट अलाउज द कार्ड होल्डर टू पे फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स ही परफॉर्म्स। अलग अलग चीज़ों के लिए हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग के लिए किया, होटल के लिए किया, आप कहीं के घूमने गए हैं और जो भी कहीं पे भी जहाँ पे भी कार्ड यूज़ हो सकता है हम कर सकते हैं। द issuing बैंक creates a revolving account and grants a line of credit to the customer or user। देखिए अब इश्यूइंग बैंक मतलब जो बैंक कार्ड इश्यू कर रही है वो बैंक क्या करती है, क्रिएट करती है रिवॉल्विंग अकाउंट ऑफ कस्टमर। रिवॉल्विंग अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो रूटीन चलने ही वाला है, चलते ही रहेगा। अब किसी पर्सन ने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, उसका आफ्टर 1 मंथ पेमेंट हो गया, वापस से नेक्स्ट मंथ वो यूज़ करने ही वाला है, मतलब उस पर्सन का अकाउंट चलते ही रहेगा उस बैंक के पास, उसे बोलते हैं रिवॉल्विंग अकाउंट। एंड ग्रांट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट। अब लाइन ऑफ क्रेडिट देना मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को भी अलाउ किया जाता है कि चलो आप ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करके 5 लाख तक की 5 लाख तक की लिमिट आप यूज़ कर सकते हो, या 6 लाख की कर सकते हो, या 4 लाख की कर सकते हो, उसे कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, रिवॉल्विंग अकाउंट बनाती है कस्टमर का और देती है उसे लाइन ऑफ क्रेडिट। Now, credit card offers convenience to the customers as customers need not carry cash। देखिए ये सबसे बड़ा उसका एक एडवांटेज हो जाएगा कार्ड यूज़ करने का, कि हमें कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं बहुत दूर कोई प्लेस पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, तो अगर हम मान लो पहले के ज़माने में कैसा होता था, जितने भी कैश रिक्वायर्ड होते थे वो उतने कैश हम कैरी करके जाते थे, तो वो कैश चोरी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता था वहाँ पे। लेकिन अब क्या होता है, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें इतने सारे कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है क्रेडिट कार्ड का। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। चलिए क्रेडिट कार्ड हमने पढ़ लिया, नाउ व्हाट इज़ डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या होगा, जिसका बैंक में अकाउंट है, कोई भी पर्सन बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो तुरंत ही उसे डेबिट कार्ड मिल जाता है। अब वो पर्सन क्या करेगा, डेबिट कार्ड यूज़ करके वो क्या करने वाला है, सारे ही पेमेंट्स करेगा जैसे वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कर सकता है, शॉपिंग के हो, होटल के हो, हॉस्पिटल के हो, कोई भी पेमेंट वो कर सकता है। खाली डिफरेंस क्या हो जाएगा,
अगर वो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा है तो पैसे उसके अकाउंट से कटेंगे। मतलब कि कस्टमर के अकाउंट में मान लो 1 लाख का अमाउंट है या फिर 2 लाख पड़े हुए, जितने भी अमाउंट पड़ा हुआ है उतने लिमिट तक ही वो कार्ड यूज़ कर सकता है, उसके बियॉन्ड उसका कार्ड नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेबिट कार्ड। और दूसरी चीज़, डेबिट कार्ड पे क्या मेंशन होगा, जिस भी पर्सन का अकाउंट है उसका नाम लिखा होगा, उस कार्ड की एक्सपायरी डेट होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई होती है। कार्ड का नंबर होता है, देखिए कार्ड का नंबर है, एक्सपायरी डेट होती है, कार्ड होल्डर्स नेम रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती है। तो नाउ मोस्ट ऑफ द बैंक्स nowadays offer a debit card as soon as the account is opened by the account holder। जैसे ही अकाउंट ओपन होता है वैसे ही उसे डेबिट कार्ड मिल जाता है, किसी को भी सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Now through debit card payments the amount gets deducted from account holders account। देखिए कस्टमर के अकाउंट से ही पैसे कटने वाले हैं। Some banks offer personalized debit and credit card as per the requirement of the customer। बैंक्स क्या करती है, पर्सनलाइज डेबिट क्रेडिट कार्ड, मतलब पर्सन का नाम उस पर लिखा हुआ रहता है, वैसे पर्सनलाइज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड देती है बैंक कस्टमर को। चलिए ये हो गया डेबिट कार्ड के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज आरटीजीएस। चलिए अब ये आरटीजीएस एंड एनईएफटी दो चीज़ें हमें देखनी है। आगे हमने पढ़ा कुछ कार्ड्स के बारे में, जो कार्ड यूज़ करके हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैसे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने वाला है आरटीजीएस एंड एनईएफटी। अब ये दोनों ही क्या है, एक पेमेंट मेथड है। अभी पहले कैसा होता था कि हमें किसी को पेमेंट करना हो बैंक के थ्रू, तो हम क्या करते थे, उसे चेक ही इश्यू करते थे। ठीक है, या तो फिर हम ड्राफ्ट बना के दे देते थे। लेकिन अब ई बैंकिंग सर्विसेज जब से आ गई है तब से हम क्या करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मेथड से हम पेमेंट कर सकते हैं, और एक भी आगे आने वाला है आईएमपीएस, लेकिन पहले हम ये दो देख लेंगे। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब ये दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, हमें आज के आज ही किसी को पैसे दे देने हैं तो उस पर्सन को इस मेथड से हम पेमेंट कर सकते हैं। आरटीजीएस में क्या होगा, उन लोगों का जो स्लॉट है उस टाइम पे हम जाके, उसके पहले हम जाके रिक्वेस्ट दे देंगे हमारा, तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ फिर सारे रिक्वेस्ट वहाँ पे प्रोसेस कर देते हैं हमारे, हम रिक्वेस्ट भी देते हैं वो। एंड यहाँ पे कुछ लिमिट आएगी, मॉनिटरी लिमिट, जो हमें फॉलो करनी है, जो आगे हमें यहाँ पे दी गई है वो हम पढ़ते हैं। ना आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आरटीजीएस इज़ अ फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स और मनी takes place from one bank to another bank on real time and on gross basis। It is the fastest money transfer system through banking channel। सबसे फास्टेस्ट है। किसी को हमें चेक देना हो तो क्या होगा, हम किसी को चेक देंगे, वो पर्सन चेक डालेगा उसके बैंक में, उसके बाद 3 दिन में उसके पैसे क्लियर हो गए। लेकिन ये मेथड यूज़ करके हम अभी के अभी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन रियल टाइम बेसिस एंड ग्रॉस बेसिस। चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज़ रियल टाइम बेसिस? इट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। हमने जाके रिक्वेस्ट दिया वैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा, वेटिंग पीरियड यहाँ पे नहीं आएगा, उसका मतलब हो जाएगा रियल टाइम सेटलमेंट। द ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड एज सुन एज दे आर प्रोसेस्ड। द रिसीविंग बैंक has to credit the account of client within 2 hours of receiving the funds transfer message। देखिए रिसीविंग बैंक क्या करेगी, हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हमारी बैंक से, सामने वाली बैंक रिसीविंग बैंक है, तो उसने विदिन 2 आवर्स के अंदर उसके कस्टमर का अकाउंट को क्रेडिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 आवर्स में उस पर्सन को पैसे मिल जाते हैं अंडर आरटीजीएस, इसीलिए इसे रियल टाइम सेटलमेंट कहा जाता है। हम जैसे ही रिक्वेस्ट लेके जाते हैं बैंक के पास, बैंक तुरंत ही उसे प्रोसेस कर देती है ना। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या, तो ग्रॉस सेटलमेंट
means the transactions are settled on one-to-one basis without bunching with any other transaction। देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है कि ए पर्सन है, उसने जाके रिक्वेस्ट दिया, आधे घंटे बाद दूसरा बी पर्सन आया, उसने भी रिक्वेस्ट दिया, उसके थोड़े टाइम के बाद सी आया, उसने भी रिक्वेस्ट दिया है। तो अब क्या होगा, बैंक क्या करेगी, जैसे ही ए ने रिक्वेस्ट दिया ए की रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगी पेमेंट के लिए, बी ने जब भी दिया बी की रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगी, उसके बाद सी की करेगी। बंचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जो बंचिंग होने वाला है एनईएफटी में, बैंक क्या करेगी, एनईएफटी में उसके स्लॉट्स रहेंगे, उसके पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस आए हैं, रिक्वेस्ट आई है, सबको बंच करके एक साथ प्रोसेस करेगी। तो वो होगा एनईएफटी में, जबकि आरटीजीएस में वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी वैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा। तो देखिए, ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन। द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 lakhs while there is no upper limit for transactions. However, amount changes from bank to bank. देखिए, अगर आपको आरटीजीएस करना है, आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करना है, तो मिनिमम अमाउंट 2 लाख का होना ही चाहिए। उसके नीचे का अगर अमाउंट है तो आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। आपके पास अदर ऑप्शन है, एनईएफटी कर सकते हैं आप, आईएमपीएस कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस नहीं कर सकते। आरटीजीएस में अमाउंट मिनिमम 2 lakhs होना चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है। मैक्सिमम कोई भी लिमिट हो सकती है और ये लिमिट बैंक टू बैंक चेंज भी हो सकती है। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया आरटीजीएस के बारे में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं एनईएफटी के बारे में। अब ये एनईएफटी क्या हो जाएगा, एनईएफटी क्या होता है, फंड ट्रांसफ़र सिस्टम ही है ये भी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाएगी। इसका फुल फॉर्म पहले तो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइमिंग के स्लॉट रहेंगे, उस टाइमिंग के अंदर ही रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाएगी एंड उस पर्टिकुलर स्लॉट के पहले जितनी भी रिक्वेस्ट आई है उसको एक साथ में प्रोसेस किया जाएगा। जैसे कि हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा था कि ए ने रिक्वेस्ट दी, बी ने दी, सी ने भी दी। अभी मान लो कि बैंक का स्लॉट है सुबह 9 से लेकर 10 बजे का, एग्जाम्पल है, ऐसा कोई स्लॉट है उसका। ठीक है, तो 9 बजे तक जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है, बैंक क्या करेगी, उसको एक साथ में बंच करके सबको एनईएफटी के थ्रू प्रोसेस कर देगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी के बारे में, जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, हम कोई भी अमाउंट का एनईएफटी कर सकते हैं। तो NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. Under this system, funds are transferred electronically from one branch to another branch or one bank to another bank in the country. The client has to give details of NEFT code of the branch and account number of the beneficiary to whom the money is to be transferred. देखिए, ये डिटेल हमें बैंक में देनी पड़ेगी कि हम जिस भी पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस पर्सन का अकाउंट कौन सी बैंक में है, जिस भी बैंक में है, मान लो ICICI है, HDFC है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, जो भी बैंक में उसका अकाउंट है, उस ब्रांच का हमें क्या देना होगा, NEFT कोड देना पड़ेगा। एंड दूसरा उस बेनिफिशियरी का, मतलब जिसको हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम क्या देंगे, उसका अकाउंट नंबर हमें देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NEFT settlements take place at particular time during working hours. For instance, settlement of fund transfer request in NEFT system is done on half-hourly basis. There are 24 half-hourly settlement batches run from 8 AM to 7 PM on all working days of the week. देखिए, अब 8 AM से लेके स्लॉट चालू हो जाते हैं तो 7 PM तक आधे आधे घंटे के स्लॉट रहेंगे। ठीक है, उसके पहले एवरी स्लॉट के पहले जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उसे एक साथ बंच में प्रोसेस किया जाएगा। नाउ द मेन difference between NEFT and RTGS is that in case of RTGS, transfer is done on gross settlement basis while NEFT
is done on deferred net basis where transactions are bundled together. देखिए आरटीजीएस में कैसे था, ट्रांजैक्शन क्रॉस सेटलमेंट होता था, मतलब 1 to 1 ट्रांजैक्शन, जैसे ही रिक्वेस्ट आती थी वैसे ही रिक्वेस्ट प्रोसेस होती थी। लेकिन एनईएफटी में वैसे नहीं होगा, ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, बंडल्ड किया जाता है एंड उसको अकॉर्डिंग टू स्लॉट प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया एनईएफटी के बारे में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नाउ व्हाट इज़ नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग? नेट बैंकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हम बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करेंगे इंटरनेट यूज़ करके, मतलब हमारे पास जैसे ही हम अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद हम इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी के लिए एक फॉर्म भर सकते हैं। वो फॉर्म भरने के बाद हमारे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आता है, तो वो आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करके हम बैंक की फैसिलिटीज़ ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें किसी और को पैसे ट्रांसफ़र करने हो, चेकबुक रिक्वेस्ट करना हो, हमें हमारे पोर्टफोलियो रिलेटेड सर्विस हो, डीमेट अकाउंट ओपन करना हो, पासवर्ड चेंज करना हो, या हमें एफडी ओपन करनी हो, एफडी ब्रेक करनी हो, हमें स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने हो, ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज होती है जो हम इंटरनेट यूज़ करके हमारे अकाउंट में लॉगिन करके कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं नेट बैंकिंग। एंड दूसरा हो जाएगा मोबाइल बैंकिंग। ना व्हाट इज़ मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है, हम बैंक का ऐप डाउनलोड करते हैं एंड मोबाइल के ज़रिए हम बैंक के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे मोबाइल बैंकिंग। चलिए, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेट बैंकिंग द क्लाइंट इज़ एबल टू ट्रांजैक्ट बैंकिंग ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंड अदर गैजेट्स। नाउ द इंटरनेट बैंकिंग services enable a client to check various transactions, facilitates payment of various things, transferring funds, etc. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल फ़ोन तो ऑफकोर्स रिक्वायर्ड होगा ही। Now the client registers with the bank for this facility. रजिस्टर करना पड़ेगा हमें मोबाइल बैंकिंग के लिए एंड गेट्स अ यूनिक कोड फॉर ट्रांजैक्शन। द क्लाइंट कैन परफॉर्म वेरियस ट्रांजैक्शन सच एज रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ फंड, स्टॉप पेमेंट, इश्यू ऑफ चेकबुक एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट क्या कर सकता है, मोबाइल के थ्रू मोबाइल यूज़ करके कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कुछ नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के बारे में। अब लास्ट वन देखते हैं, आईएमपीएस फैसिलिटी। आईएमपीएस, चलिए नाउ व्हाट इज़ आईएमपीएस? आगे हमने आरटीजीएस एनईएफटी पढ़ा, बराबर। अब उसमें क्या होता है, आरटीजीएस में 2 घंटे तो लगते हैं, तब जाके विदिन 2 आवर्स क्रेडिट होते हैं पैसे जिसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में। एनईएफटी में भी कुछ टाइम तो लग जाता है, लेकिन और भी इंस्टेंटली हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हो, बहुत इमरजेंसी, अभी के अभी कर ही देने हैं हमें, जैसे हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किए सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में चले जाने चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं आईएमपीएस फैसिलिटी। नाउ आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। Now this facility allows customer to instantly transfer funds to any other bank account. बहुत ही इंस्टेंटली, तुरंत ही पैसे चले जाएंगे बेनिफिशियरी के अकाउंट में अगर हम आईएमपीएस फैसिलिटी यूज़ करके पेमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो ये हमने कुछ देख लिया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया। साथ ही अब यहाँ पे हमारा बैंकिंग सर्विस जो हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे अब बिज़नेस सर्विसेज हम देख रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स बैंकिंग सर्विस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बिजनेस के लिए। छोटा हो बिज़नेस या बड़ा हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, विदाउट बैंकिंग सर्विस कोई भी बिज़नेस नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब ये बैंकिंग सर्विस तो हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंश्योरेंस की तरफ। Now what is insurance? Okay. अब इंश्योरेंस जब हमें पढ़ना है तो इंश्योरेंस के पहले
हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है कोई भी, तो हमें पता है कि बिज़नेस के साथ ही रिस्क जुड़ा हुआ होता है। विदाउट रिस्क कोई भी बिज़नेस कभी भी नहीं चल सकता, ठीक है। बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बिज़नेस के अंदर। जैसे कि हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कैपिटल हमारा वापस आएगा या नहीं आएगा, बिज़नेस प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा तो बहुत बड़ा रिस्क है ये सारे। अब इसके साथ और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो अनसर्टन है, जैसे कि मान लो बिल्डिंग में फायर हो गई या कुछ और अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी और प्रॉब्लम हो गई और क्या हो गया, कुछ लॉस हो गया बिजनेसेस का। तो ऐसे कुछ लॉसेस क्या होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस ले सकते हैं उसके लिए, ताकि उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करे, हमें हमारे लॉस के पैसे दे दे, ताकि हमारा बिज़नेस उस टाइम अटक ना जाए या हमारा बिज़नेस उस टाइम बंद ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या हो गया, अब यही चीज़ इंडिविजुअल की लाइफ में भी हम लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं हमारे लिए। तो हम क्यों लेते हैं, या कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो क्या होता है, वो पर्सन, यहाँ पे हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो क्या होगा, उसके फैमिली वालों को उसके बाद में पैसे मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि इंसान की लाइफ को भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस लिया जाता है। सेम वे बिजनेस में भी काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। तो जब भी रिस्क एक्चुअल में ऑकर हो जाए, एक्चुअल में वो रिस्क हो गया, मान लो फायर होने का रिस्क हमें लगता है, ठीक है, या फिर कोई इंसान है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस है, बाय वे ऑफ वाटर उसका गुड्स जा रहा है, उसे ऐसे वहाँ पे रिस्क होता है ना, बाय वे ऑफ सी गुड्स जा रहा है तो गुड्स कुछ भी हो सकता है रास्ते में, अगर गुड्स चोरी हो गया या फिर माल ख़राब हो गया या डूब गया, कुछ भी हो सकता है। तो वो पर्सन क्या करेगा, वो जो रिस्क है उसके लिए वो इंश्योरेंस लेके रखेगा कि भाई एक्चुअल में वो रिस्क हो गया तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और उस लॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम उस टाइम होनी नहीं चाहिए, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इंश्योरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम अब इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए कोई भी पर्सन क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा एंड वो क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा कि भाई मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, बताएगी कि उनके पास में कौन सी पॉलिसी है। उसके बाद वो पर्सन क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा उसे कौन सी पॉलिसी लेनी है, एंड उसके बाद एग्रीमेंट होगा दोनों ही के बीच में, ठीक है, और फिर पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बदले जो इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ रिस्क कॉम्पेंसेशन देने वाली है, तो उसके बदले उस पर्सन को क्या करना है, जिसने पॉलिसी लिया है, वो क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, प्रीमियम पे करेगा। और जब भी लॉस हो जाता है, रिस्क एक्चुअल में हो जाता है और लॉस आता है, तभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कॉम्पेंसेट करके दे देती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इंश्योरेंस का, ठीक है। तो अभी इंश्योरेंस क्या करता है हमें समझ में आ गया। बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इंश्योरेंस सर्विस। बिजनेसेस क्या करते हैं, उन्हें जो फ्यूचर में लगता है जिस भी टाइप का रिस्क होने वाला है उसके लिए वो इंश्योरेंस ले लेते हैं। चलिए, नाउ इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। देखिए, क्यों लेते हैं हम इंश्योरेंस, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट, जो फाइनेंशियल लॉस फ्यूचर में हो सकता है उसके अगेंस्ट। नाउ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट रिस्क ऑफ कंटिंजेंट और अनसर्टेन लॉस। देखिए, ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है, हम रिस्क मैनेज ही कर रहे हैं ना, फ्यूचर में हमें लग रहा है कुछ रिस्क होगा तो उसे हम अभी से मैनेज करने की ट्राई कर रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट है ये, प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिंजेंट और अनसर्टेन लॉस। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, जो लॉस एक्चुअल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। माल हमारा बाय वे ऑफ सी, बाय वे ऑफ वाटर आ रहा है
तो कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो कंटिंजेंट है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ वहाँ पे होगी होगी। तो ऐसे लॉस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, उसे मैनेज कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। चलिए, नाउ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय इंश्योरर एग्रीज टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। सिंपल है, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब यहाँ पे इंश्योर्ड कौन हो जाएगा, जो पॉलिसी ले रहा है वो, एंड इंश्योरर हो जाएगा जो कंपनी पॉलिसी दे रही है वो। तो ये इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे इंश्योरर एग्री करता है टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। कॉम्पेंसेट करना मतलब कि किसी का लॉस हो गया और उसे हम उसके पैसे भरपाई करके दे रहे हैं, उसे हम बोलेंगे कॉम्पेंसेट करना। नाउ द इंश्योर्ड हैज़ टू पे अ सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू इंश्योरर। ठीक है, अब क्या करेगा, अब वो जो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करके देने वाली है तो फ्री में तो करके देगी नहीं, उसके बदले कुछ तो वो लेगी। तो उसके बदले इंश्योर्ड क्या करेगा, कुछ फिक्स सम ऑफ मनी देगा उसे ऑन टाइमली बेसिस, जिसे हम प्रीमियम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। चलिए, तो अब यहाँ पे ये हमने इंश्योरेंस का मीनिंग देख लिया कि इंश्योरेंस होता क्या है। अब यहाँ पे जब हम इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, उसका मीनिंग क्या होता है, तभी हम इंश्योरेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो टर्म्स हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या होती है। सबसे पहला आता है उसमें इंश्योर्ड। अब ये इंश्योर्ड कौन हो जाएगा, जिस पर्सन ने पॉलिसी लिया है वो हो जाएगा इंश्योर्ड, मतलब कि पॉलिसी होल्डर, उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड। द पर्सन हु इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन लॉसेस। देखिए, जिस भी पर्सन को लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड। नाउ इंश्योर्ड इज नोन एज एश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ही इज़ द पॉलिसी होल्डर। देखिए, अब यहाँ पे नॉर्मली हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इंश्योर्ड, लेकिन इन केस ऑफ LIC खाली लाइफ इंश्योरेंस के केस में उस पर्सन को हम अश्योर्ड कहेंगे, उसे हम इंश्योर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला टर्म हो गया। नाउ सेकेंड वन इज इंश्योरर। जो कंपनी पॉलिसी दे रही है, जो कंपनी लॉस को कॉम्पेंसेट करके देने वाली है, वो हो जाएगी इंश्योरर। ठीक है, वो पर्सन हो जाएगा इंश्योरर, और LIC के केस में हम उसे कहेंगे अश्योरर। चलिए, द फर्म और पर्सन हु एग्रीज टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉसेस फॉर अ कंसिडरेशन। देखिए क्या हो गया, कौन हो गया इंश्योरर, द फर्म और पर्सन हु एग्रीज टू कॉम्पेंसेट, जो एग्री कर रहा है कॉम्पेंसेट करने के लिए इंश्योर्ड को अगेंस्ट द लॉसेस फॉर अ कंसिडरेशन, वो हो जाएगा इंश्योरर। Now, insurer is known as assurer in case of life insurance contract. LIC के केस में हम उसे assurer बोलेंगे, because he is bound to get the sum assured on the maturity of the policy, or the nominee will get the sum assured on the death of the policy holder. क्या होता है यहाँ पे, देखिए, कोई भी पर्सन जब LIC पॉलिसी ले रहा है तो उसको उसके पैसे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, वो पर्सन अगर ज़िंदा है तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, 25 साल की पॉलिसी थी या 30 साल की थी, तो उसके बाद उस पर्सन को ही पैसे मिल जाएंगे। और अगर वो पर्सन ज़िंदा नहीं है तो उसके जो नॉमिनीज़ हैं उनको वो पैसे मिल जाते हैं, मतलब पैसे मिलना फिक्स है। लेकिन इन केस ऑफ अदर देन LIC पॉलिसी क्या होता है कि जब अगर रिस्क होगा तो ही पैसे मिलेंगे, तो ही लॉस कॉम्पेंसेट करके मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरर जो है लॉस कॉम्पेंसेट करके देने वाला है, तो अब वो ऐसे ही तो नहीं दे देगा, उसको हमें कुछ तो देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको रेगुलरली प्रीमियम देंगे, मतलब जिस पर्सन ने पॉलिसी लिया है, जो पॉलिसी होल्डर है, जो इंश्योर्ड है, वो पर्सन क्या करेगा, इंश्योरर को रेगुलरली कुछ फिक्स अमाउंट पे करेगा, जिसे हम कहेंगे प्रीमियम।
ठीक है, वो अमाउंट नॉर्मली फिक्स रहेगा और टाइम पीरियड भी उसका फिक्स होगा, जैसे क्वार्टरली भरना है या 6 मंथली भरना है या ईयरली भरना है, फिक्स रहेगा। तो द कंसिडरेशन फॉर विच इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज़ पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ये पर्सन है इंश्योर्ड, जो है पॉलिसी होल्डर, वो पे करेगा इंश्योरर को, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को, उसे हम कहेंगे प्रीमियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी, अब पॉलिसी क्या है, दोनों ने एग्री कर लिया, इंश्योर्ड ने बोला कि मुझे पॉलिसी लेना है, इंश्योरेंस कंपनी के पास से दोनों एग्री हो गए। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो वो जो स्टेटमेंट बनेगा, अब वो स्टेटमेंट में क्या होगा, सारी ही डिटेल लिखी जाएगी, पॉलिसी होल्डर की भी सारी डिटेल होगी, इंश्योरेंस कंपनी की भी सारी डिटेल होगी, कौन सी पॉलिसी ली गई है, कितने टाइम के लिए ली गई है, प्रीमियम क्या है, कैसे प्रीमियम भरा जाएगा, सारी डिटेल वहाँ पे लिखी होगी। उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे पॉलिसी। तो द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में, उसके सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है, वो हो जाएगा पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज क्लेम। अभी क्लेम क्या है, अब मान लो हमें जो रिस्क लग रहा था वो रिस्क एक्चुअल में हो गया, हमें ऐसे लग रहा था कि बिल्डिंग में फायर हो सकती है, हमने पॉलिसी लिया हुआ है, अब एक्चुअल में फायर हो गई, तो क्या होगा, जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरर के पास से पैसे मांगेगा, डिमांड करेगा कि भाई मैंने पॉलिसी ली हुई है तो अभी आप मेरा लॉस रिकवर करके दे दो मुझे। तो उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे, हम उसे क्लेम बोलेंगे। तो इट इज़ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कॉम्पेंसेट फॉर लॉस अकर्ड ड्यू टू मिसहैप। मिसहैप मतलब कोई भी इवेंट ऐसा जिसकी वजह से वो लॉस हो गया एक्चुअल में। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इंश्योर्ड पैसे मांगेगा इंश्योरर से कि आप मुझे कॉम्पेंसेट करके दे दो, उसे हम कहेंगे क्लेम। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रपोजल। अब ये प्रपोजल क्या होता है, जब भी हमें पॉलिसी लेनी है, किसी भी पर्सन को पॉलिसी लेनी है, तो उसके पहले क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को वो एप्लीकेशन करेगा कि भाई मुझे पॉलिसी लेनी है, तो उसे हम प्रपोजल बोलेंगे। तो इट इज़ रिटन रिक्वेस्ट बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इश्यू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। रिटन रिक्वेस्ट है कि इंश्योरेंस कंपनी को कि आप हमें पॉलिसी दे दो, उसे हम बोलेंगे प्रपोजल। कौन करेगा, इंश्योर्ड करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंश्योरेंस के अंदर जिस भी चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि हमारा बिजनेस है तो हम हमारे गुड्स के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, वेयर हाउस में हमारा गुड्स है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए हम ले रहे हैं इंश्योरेंस, या तो फिर बाय वे ऑफ सी हमारा गुड्स जा रहा है वहाँ पे हम ले रहे हैं इंश्योरेंस, ठीक है। तो वहाँ पे गुड्स सब्जेक्ट मैटर हो गया। हम हमारी बिल्डिंग का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो बिल्डिंग सब्जेक्ट मैटर हो गई। लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो लाइफ सब्जेक्ट मैटर हो जाती है, ठीक है। जिस भी चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसके अंदर पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। नाउ इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप एक्सेट्रा विच इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट विच पॉलिसी इज़ टेकन। जिस भी चीज़ के लिए हमने पॉलिसी ली है उसे हम सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे। अब वो लाइफ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कार्गो मतलब गुड्स, या शिप एक्सेट्रा, ये कोई भी चीज़ के लिए हम पॉलिसी ले सकते हैं एंड दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इज, चलिए यहाँ पे हमारे सारे ही टर्म्स ख़त्म हो गए हैं एंड सारे ही टर्म्स हमने देख लिए इंश्योरेंस के कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। अब ये टर्म्स अगर हो अच्छे से हमने समझे हो तो ही हम आगे समझ पाएंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं
वो प्रिंसिपल समझना बहुत ज़रूरी है डिटेल में, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।